नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। समय सबका आता है और शायद निर्धारित भी होता है। पाप का घड़ा भी एक ना एक ऐसा समय आ जाता है जब भर जाता है और फूट जाता है। आप बहुत लंबे समय तक इस देश की जनता को धोखा नहीं दे सकते, जिसको जनता जनार्दन कहा गया है। जनता जनार्दन यानी ईश्वर का स्वरूप है। उस जनता को आप बहुत लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रख सकते, धोखा नहीं दे सकते और मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं कर सकते और बहुत लंबे समय तक मीडिया के ज़रिए परसेप्शन क्रिएट करके उस हवा के घोड़े पर सवार होकर के शासन नहीं कर सकते। आप करें-धरें कुछ नहीं, ज़मीन पर जाएँ तो पता लगे कि कुछ भी तो नहीं किया है। सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, बल्कि आपके समय में चीज़ें बहुत बदतर हो गई हैं। दुश्वारियाँ इतनी हैं कि हर सेक्टर का आदमी परेशानी महसूस कर रहा है, कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। यमुना प्रदूषित है तो है। हर बारिश में सड़कों पर लबालब झीलों जैसे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं, तो अभी भी हो रहे हैं। इन 10-11 सालों में कुछ भी तो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। हर गर्मी में अगर पेयजल का संकट है तो वो अभी भी बरकरार है। वो सारे वादे कि हर घर में टोंटी से आप औंख से पानी पी सकते हैं, ऐसा जल उपलब्ध करा देंगे, वो सब हवा-हवाइयाँ साबित हुआ है। इसके अलावा भी आप देखें, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे भाई, दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। इसको बेहतर कर दो। गरीबों के नाम पर तमाम तरह की बातें करना, लेकिन जब करने की बात हो तो कुछ नहीं करना। सिर्फ दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दावे करना। और हाँ, एक काम और, जब केंद्र सरकार को कोसना हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोसना हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना हो, गालियां देना हो, तो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाओ। और चूंकि वहां आप कुछ भी गाली गलौज करें, कुछ भी कहें, मर्यादाहीन टिप्पणियां करें, तो वो एक इम्यूनिटी मिली हुई है आपको कि सदन के भीतर आप जो भी कुछ करेंगे, उस पर कोई लीगल एक्शन बाहर पुलिस नहीं करेगी या कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, किसी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होगी। और आप ये देखिए कि जब से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब से 3-3 उपराज्यपाल बदल चुके हैं। नजीब जंग, अनिल बैजल, वीके सक्सेना, सब बुरे हैं। सब इनके पीछे पड़े हुए हैं। सब इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। और दिल्ली के भीतर कोई भी समस्या हो, चाहे पॉल्यूशन की समस्या हो, जो हर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली वासियों का सांस लेना दूभर कर देती है, तो उसके लिए दिवाली के पटाखे जिम्मेदार हैं। हरियाणा के पराली जलाने वाले किसान जिम्मेदार हैं। और जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी, फरवरी 2022 तक, उससे पहले पंजाब के किसान भी जिम्मेदार थे। मतलब बेहयाई की इंतहा है। दिल्ली की सारी समस्याओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, या हरियाणा के किसान हैं, या पंजाब के किसान थे 2022 तक, 22 से पहले तक, या केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये तो समस्याओं के लिए जिम्मेदार ही नहीं है।
ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं, ध्यान में आ रही हैं। इन्होंने कहा था कि चूंकि नगर निगम हमारे पास नहीं है, नगर निगम हमारे पास होता तो ये जो दिल्ली में नालियों में कीड़े बज बजाते रहते हैं, गंदगी अटी पड़ी रहती है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 3 पहाड़ हैं दिल्ली में कूड़े के, एक गाजीपुर में है, एक ओखला में है, एक भलसवा में है। इन्होंने कहा था कि नगर निगम हमारे पास आ जाए तो चुटकियों में इनको हम टाइम फ्रेम तय करके इनको खत्म कर देंगे, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? वो टाइम भी चला गया। जैसे दिल्ली को ये प्रदूषण से मुक्त करने के दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि आप परिवार के साथ जाकर के वहां शामें गुजारा करेंगे, इतने भव्य घाट बना देंगे हम यमुना के। और कितनी बार ये सब चीजें कही गई हैं, नतीजा क्या? वैसी की वैसी है, उससे भी ज्यादा गंदी हो गई है। कुछ नहीं किया है। और अभी ताजा उदाहरण, ताजा इन्होंने बहाने क्या बनाने शुरू किए कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए या वो काम हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोदी जी की सरकार ने मुझे भी उठा करके तिहाड़ में बंद कर दिया, मेरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी अंदर डाल दिया। अब 2 के अलावा तीसरा नाम ये ले नहीं पाते हैं, वरना कह देते कि आतिशी मारलेना के भी हाथ पकड़ रखे थे, सौरभ भारद्वाज के भी हाथ पकड़ रखे थे, जो बाकी के कैलाश गहलोत से लेकर के तमाम मंत्री थे उनको भी काम नहीं करने दे रहे थे, अधिकारियों को भी काम नहीं करने दे रहे थे। बताओ हम काम कैसे करते? लेकिन इनके तिहाड़ में रहने के दौरान के भी जरा सीन याद कर लीजिए साहब। आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, होड़ छिड़ी हुई थी दोनों में कि कौन ज्यादा अच्छा नृत्य करे, कौन ज्यादा अच्छा बोले। रोजाना ये रिपोर्ट देते थे, आज अरविंद केजरीवाल का कीटोन लेवल और नीचे चला गया है, उनकी जान को खतरा है, वो तो उनको तो कैंसर भी हो सकता है, उनका तो और 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो वजन कम हो गया और ये मोदी सरकार उनको वहीं मार देना चाहती है। कैसी कैसी इन्होंने ड्रामेबाजी की थी। जब से ये जेल से बाहर आए हैं, एक बार भी आपने सुना कि इनका कीटोन लेवल कहाँ है, या इनका कितना वजन घट गया या कितना बढ़ गया, या जो कैंसर हो जाएगा इसकी आशंका व्यक्त कर रहे थे, सुना है एक बार भी उसके बारे में? नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, क्योंकि इनको पब्लिक की सिंपैथी चाहिए थी, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे कर्म तो ऐसे हैं नहीं कि जिन पर जनता वोट दे देगी। तो सिंपैथी गेन करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए और भ्रष्टाचार करने के बावजूद, केवल शराब घोटाला नहीं हुआ है साहब, बस खरीद घोटाला, बटन पैनिक बटन घोटाला, और जो वर्क वर्कशॉप में जाने वाली थी बसें, जो उनका मरम्मत वगैरह होनी थी, उसका अलग टेंडर घोटाला। इसके अलावा स्कूलों में जो कमरे बनाने की बात कही गई थी, टॉयलेट को कमरा बता दिया गया, वो बड़ा घोटाला। इसके अलावा जो है एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ मामला, कोई एक आध घोटाले हैं। जल कल विभाग का, जल बोर्ड का घोटाला 78,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा तो ये शीश महल घोटाला। तो ये जो अगला 1 महीना है, इस अगले 1 महीने में ये तय होने वाला है कि इस देश में कैसा लोकतंत्र चाहिए लोगों को। इसी तरह का लोकतंत्र चाहिए जैसा अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। जम करके भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो, कोरोना काल में नई आबकारी नीति बनाओ। कोरोना काल की मैं जब बात कर रहा हूं तो वो दृश्य भी जरा याद कर लीजिए। जब दिल्ली की जनता
त्राहिमाम कर रही थी। परिवार रो रहे थे, पीट रहे थे, उनको अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी का रोना यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजाना रोते थे। दिन में 3-3 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमारे दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है, लोगों की जान के पीछे पड़ी हुई है। हकीकत क्या थी? जान करके हैरान रह जाएंगे। ना तो ऑक्सीजन संग्रहित करने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था थी, कोई डिपो था, ना ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से लाने के लिए, जहां ऑक्सीजन पैदा होती है, बनाई जाती है, वहां से दिल्ली तक लाने के लिए इनके पास वो स्पेशल टैंकर थे जिनमें ऑक्सीजन लाई जाती है। कुछ नहीं था। मरने के लिए छोड़ दिया था लोगों को। लोग मर रहे थे, उनके परिवार परेशान थे। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लोगों की। और ये क्या कर रहे थे उस समय? दो काम कर रहे थे। एक, शराब घोटाले के लिए दक्षिण के ग्रुप से 100 करोड़ या जितने भी करोड़ पकड़े हैं इन्होंने, जिसमें से आधे का तो पता लग गया कि गोवा में खर्च किए चुनाव में। नई आबकारी नीति तैयार करवा रहे थे। कोरोना काल में नई आबकारी नीति तैयार करवा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। और दूसरा काम क्या कर रहे थे? शीश महल बनवा रहे थे उसी समय, जिसके बारे में अलग अलग फिगर आ रही है। किसी का कहना है कि 54 करोड़ खर्च हुआ है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें 33 करोड़ कहा गया है। गृह मंत्री के ऑफिस ने लोकसभा चुनाव में एक फिगर जारी की थी 128 करोड़ की। तो एक्चुअल फिगर क्या है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये कौन कर रहा था? ये काम कौन आदमी कर रहा था? ये वो कर रहा था जो अन्ना आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ था, जो भ्रष्टाचार खत्म करने, देश से ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहा था। और कैसे कैसे लोग उस समय जुड़े हुए थे, किरण बेदी से लेकर के जनरल वीके सिंह, एडमिरल एडमिरल रामडोस, मतलब ऐसे ऐसे चेहरे इनके साथ जुड़ गए थे कि भाई वाकई ये सीरियस आदमी है और कुछ देश में बदलाव होंगे। और अन्ना भी तो इनके झांसे में आ गए थे, वरना वो तो महाराष्ट्र के अपने गांव रालेगण सिद्धि में आराम की जिंदगी जी रहे थे। इन्होंने एक्चुअल में अन्ना हजारे का की एक कमजोर नस पकड़ ली। इनको लगा कि अन्ना हजारे जो हैं वो सीधे साधे हैं, थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दो उनके मुंह पर तो वो चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद उनको ले आओ। महाराष्ट्र में उनकी हंगर स्ट्राइक की अपनी एक छवि बन चुकी थी। थोड़ा बहुत उनको महाराष्ट्र में लोग जानते थे, तो उनको उठा करके दिल्ली ले आए। मतलब ये कितने चतुर सुजान हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपने मतलब के लिए ये किसी का भी इस्तेमाल करने से चूकते नहीं है। और कैसे कैसे लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया है और बाद में फिर उनको लात मार दी है। कई को तो ये गलतफहमी हो गई थी, इनके बगल में खड़े होते थे कुमार विश्वास जैसे लोग और बाद में ये आशुतोष भी। इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि बस अब जैसे ही दिल्ली के लिए राज्यसभा का ऐलान होगा तो पहली सूची में उन्हीं का नाम आएगा। लेकिन वहां भी इनको खेल करना था। एक संजय सिंह को भेजा और बाकी दो धनपतियों को उनसे अरेंज करके चीजें उनको भेज दिया। तो कुमार विश्वास और आशुतोष और एक वो आशीष खेतान, ऐसे बहुत सारे आए थे
बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे, बड़ी उम्मीद से थे। सबको धता बता दिया इस आदमी ने। भाग खड़े हुए सब के सब। थोड़ा दे कोई जल्दी समझ गया, कोई थोड़ा देर से समझ पाया कि ये क्या आदमी है और इससे डील करना कितना मुश्किल है। तो ये जो कुछ इस समय चल रहा है ना, ये बस समझ लीजिए कि अगले 1 महीना और उछलने का समय है, और आरोप तराशी का समय है, और विक्टिम कार्ड खेलने का समय है, और तरह-तरह से खेले जाएँगे। जैसे कल आतिशी मार्लेना कैमरों पर आकर के रो झीक रही थी, मेरे 80 साल के पापा के बारे में ये सब कह दिया। वो सब तो ठीक है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को नहीं कहना चाहिए? या सब पार्टी के नेताओं को कहना चाहिए? इमरान मसूद को ये इजाज़त है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहे कि हम बोटी-बोटी काट देंगे? लालू यादव को ये हक है कि वो कहे कि हम हेमा मालिनी के गालों जैसी बिहार की सड़कें बना देंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को सनातनियों को गाली देने का हक है? इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं ने कितनी भद्दी-भद्दी टिप्पणियां कर रखी हैं। सनातनियों के बारे में, भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी। ये इनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और इन्होंने क्या खंडन किया, उसकी निंदा की, ऐसा ना कहने के लिए उनको कहा। और बाकी का तो छोड़ दीजिए आतिशी जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा का सेशन ही इसलिए बुलाते हैं, स्पेशल सेशन ही इसलिए बुलाते हैं कि नरेंद्र मोदी को मनोरोगी और कायर बता सकें, उनको गालियां सुना सकें, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर सकें, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर सकें। और ये तो खुलासे कभी के हो चुके हैं कि इनको फंड कहां-कहां से मिलता मिलता रहा है। खुद वो खालिस्तानी मूवमेंट का जो आजकल नेतृत्व कर रहा है, अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता लेने वाला गुरवंत पंत सिंह पन्नू, उसका तो वीडियो आया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे 133 करोड़ रुपया लिया था। जो खालिस्तानियों से 133 करोड़ का चंदा ले सकता है, उसने किस-किस से चंदा नहीं लिया होगा, इसका अंदाजा लगाइए। और उन लोगों से चंदा लेकर के यहाँ दिल्ली में शीश महल बनवाने वाले और आरामप्रद जिंदगी जीने वाले ऐसे व्यक्ति दिल्ली की जनता के होंगे। ये प्रोग्राम करने का बस मकसद, मूल मकसद ये था कि मैं थोड़ा-सा जनता को याद दिला दूं कि एक्चुअल में इन्होंने दावे क्या किए थे और ये निकले कैसे हैं। बच्चों के सिर की कसम खाई थी, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा, ना दूंगा, और बहुत जल्दी वो कसम तोड़ दी। कांग्रेस के सहयोग से ही पहली सरकार बनाई। इस बार का जो ये फाइनल बैटल, मैं कहूंगा इसको आखिरी, अभी नहीं तो कभी नहीं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि इस समय जो वातावरण है और जो दिल्ली की जनता इनकी असलियत जान और पहचान चुकी है, इस समय भी अगर आप चूक गए, इस चुनाव में भी अगर आप चूक गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि इस देश में किस तरह की डेमोक्रेसी फलने फूलने वाली है। अतीत में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब देश की जनता ने, प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की जनता ने ये तय कर दिया कि राष्ट्र हित ही सर्वोच्च है उनके लिए। बाकी ये छोटे मोटे लोभ लालच, पानी फ्री, बिजली फ्री और बस यात्रा फ्री, ये सब मायने नहीं रखते हैं।
देश कैसे चलना है, ये हरियाणा से सीखिए। जब हरियाणा की जनता को लगा कि अगर इस बार कांग्रेस को हमने सत्ता में ला दिया, गलती कर दी अगर, तो रोज ये दिल्ली का जीना हराम करेंगे, पंजाब से आंदोलन जीवियों को लेकर के आएंगे, हरियाणा में कोई रोकने वाली सरकार नहीं होगी, पुलिस नहीं रोकेगी, और ये दिल्ली में आकर के रायता फैलाएंगे और पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करेंगे, रोजाना कानून व्यवस्था के हालात पैदा करेंगे, मजबूर कर देंगे पुलिस को कि वो आंसू गैस के गोले चलाएं, लाठियां चलाएं, 10, 20, 50 लोग मारे जाएं, और उसके बाद फिर दिल्ली के तख्ते पर जो है ये लोग काबिज हो जाएं किसी तरीके से षड्यंत्र करके। लेकिन हरियाणा की जनता ने समझदारी दिखाई। तो दिल्ली के चुनाव घोषित हो गए हैं साहब। 5 फरवरी को मतदान है, सभी 70 सीटों के लिए मतदान है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। सब पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं, जिनके रह रहे थोड़े बहुत वो भी घोषित हो जाएंगे। फैसले का समय है, फैसला करना है दिल्ली की जनता को, और इसमें अगर इस बार चूके तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी आप लोग पछता ही रहे हो। कोई बदलाव दिल्ली में आपको दिखाई देता हो, जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उस दिशा में अगर रत्ती भर भी कुछ करते हुए ये दिखाई दिए हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी भी करवा लो, दूसरों के सिर पर ठीकरा चाहे जितनी बार फुड़वा लो, लेकिन खुद कुछ नहीं करना है। खुद जो कुछ किया है वो तो आपने देख ही लिया है। शराब घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, एडवर्टाइजमेंट घोटाला और शीशमहल घोटाला। तो ये जो बीच-बीच में अभी आंसू बहाते हुए मिलेंगे, कभी कोई, तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। संयमित होकर के फैसला करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें और बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो आए वो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दिल्ली चुनाव चूंकि घोषित हो गए हैं तो अगला 1 महीना तो हमारा और आपका लगातार इस पर चर्चा करने में ही बीतने वाला है। तो इसलिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ऑल वाला बटन दबाइएगा। आप सब जुड़े और आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मैं आपको क्यूआर कोड फ्लैश कर देता हूं। ये क्यूआर कोड है और इस पर जाकर के आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।